एवरीवन, आपका हार्दिक अभिनंदन है वीएससी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं और मैं हर बार बताता हूँ, नए क्वेश्चन लेके आता हूँ, नए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पेपर को एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो इसी कड़ी में मैं नई कड़ी आज जोड़ रहा हूँ, पेपर नंबर 60 का सोल्यूशन। नए पेपर नया सोल्यूशन होता है और मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि पेपर का एनालिसिस करना ज़रूरी है। जब तक आप डे बाई डे वर्क नहीं करेंगे, आज का काम आज ख़त्म नहीं करेंगे, तो आपको डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो अपन को क्या करना है आज यहाँ पे, पहले पेपर का सोल्यूशन देखना है कंप्लीट, अपने आप को एनालिसिस करना है और देखना है कितने गलत और कितने सही क्वेश्चन है और कितने आपने नए क्वेश्चंस देखे। और पुराने की जो पेपर्स मैंने करवाए थे आपको, उनका क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालने को बोला था और उनके आंसर्स। तो आपको करना क्या, उसी कड़ी को फिर से आगे बढ़ाना। इस सेशन में भी आपको सेम ही करना है, ठीक है। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज जो सोल्यूशन करने वाले हैं बच्चों, 60 नंबर का पेपर सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। ये चीज़ अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज़ डिस्कस करने वाला है, तो वो देखिए आ जाइए यहाँ पर। दक्षिण पश्चिम के मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। बेटा ये ढंग से देखना क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। देखो कैसे गलत करते हैं बच्चों। ये मैंने इंडिया का मैप बना दिया, ठीक है। भारत में जो मानसून चल रहा होता है ऐसे चल रहा होता है। भारत में कैसे मानसून चल रहा होता है बच्चों, ऐसे करके मानसून चल रहा होता है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पूर्व और दक्षिण पश्चिम से मानसून चल रहा होता है। जब कोरियोलिस इंपैक्ट के कारण, और किसका पूछ रहा है बच्चों, दक्षिणी पूर्वी का पूछ रहा है, तो अब दिशा क्या होगी, साउथ ईस्टर्ली नहीं होगी, उत्तर पश्चिमी नहीं होगी, दक्षिण पश्चिमी यानी साउथ वेस्टर्ली ही होगी। और कौन सा नहीं होगा, नॉर्थ ईस्टर्ली भी नहीं होगी। इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि भारत में जो मानसून चलते हैं 3 तरीके से आते हैं। 80% लगभग कहाँ से आता है बच्चों, दक्षिण पश्चिम आता है। पूर्व दक्षिण कम से कम 17% आता है और बाकी जो आता है बच्चों इधर से आता है, यानी उत्तर से आता है, उत्तर पश्चिम से आता है 3%, ठीक है। तो ऐसे करके 100% जो मानसून है कहाँ से आता है, ये मैंने आपको शो कर रखा है। एंड सबसे ज़्यादा पूछे तो अरेबियन सी से सबसे अधिक मानसून आता है बच्चों, अरब सागर यानी कि अरेबियन सी से सर्वाधिक मानसून आता है बच्चों। अरेबियन सी से क्या आता है, सर्वाधिक मानसून आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी सी बताओ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट इज ए सोर्स टू स्टडी भरतनाट्यम। ये क्लास में बहुत बार चीज़ें बताई जाती हैं आपको, भरतनाट्यम को किन 2 ग्रंथ या किन ग्रंथ से ये लिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया बच्चों अभिनव दर्पण, अभिज्ञान शकुंतलम, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। जो भरतनाट्यम लिया गया है बच्चों, भरतनाट्यम का जो सोर्स है, 2 सोर्स होते हैं बच्चों। भरतनाट्यम के कितने सोर्स हैं बच्चों, 2 सोर्स होते हैं। जिसमें पहला जो सोर्स आता है बच्चों, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आओ, पहला जो चीज़ आती है बच्चों, पहले जो अपन दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है अभिनव दर्पण। एक तो ये हो जाता है बच्चों अभिनव दर्पण, ठीक है। इसका आंसर तो ये हो गया। इसके अलावा भी एक होता है नाट्य शास्त्र। क्या होता है बच्चों 2 नंबर पे, नाट्य शास्त्र होता है, नाट्य शास्त्र। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भरतनाट्यम जो है भारत के 8 क्लासिकल डांसों में से एक है। क्लासिकल डांस की जब मैं बात करता हूँ तो भारत के 8 क्लासिकल डांसों में से एक डांस है। भारत के 8 क्लासिकल डांसों में से और भरतनाट्यम सबसे प्राचीनतम और ट्रेडिशनल डांस है बच्चों। भरतनाट्यम क्या है, सबसे प्राचीनतम और ट्रेडिशनल डांस है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और स्टेट की जब बात आती है तो ये तमिलनाडु स्टेट को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तमिलनाडु स्टेट को क्या करते हैं बच्चों, ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम का अध्ययन कहाँ पे मिलता है, भरतनाट्यम का अभिनव दर्पण और नाट्य शास्त्र में मिलता है। और अभिनव दर्पण हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अभिनव दर्पण ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता बच्चों, नाट्य शास्त्र हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द ड्राइनेस ऑफ ओल्ड वेल्स।
इसमें ये पूछा गया है ना, इसका आप कॉमन सेंस से आंसर करिए कि क्या कारण से कुएं सूख गए, जो पानी के कुएं हुआ करते थे वो किन कारणों से सूख गए। अगर आप इसका कॉमन सेंस यूज करके आंसर देते हैं ना, दैट मैं सीरियसली बता रहा हूँ आप इसका आंसर कर पाओगे। देखो कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने का प्राथमिक कारण है। ये कारक तो चारों हो सकते हैं, मैं अभी ऑप्शन पढ़ूंगा तो बताऊंगा, आप चारों हो सकते हैं, लेकिन चारों में मेन कारण क्या है, प्राइमरी फैक्टर क्या है वो आपको बताना है। देखो पहला क्या है, वेल्स हैव बीन कवर्ड, कुएं बंद कर दिए गए, ऐसा नहीं है भाई, कुएं कहीं कहीं बंद किए गए, कहीं कहीं बंद नहीं किए गए। आगे देखते हैं, और इससे स्ट्रॉन्ग ये कारण हो सकता है वैसे तो, लेकिन अब बाकी देखते हैं इनसे और कौन सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लोगों ने कुओं का उपयोग बंद कर दिया है, हाँ ये पहले, अब क्या ट्यूबवेल्स का यूज होने लगा तो कुओं का यूज भी कम हो गया, चलो ये भी ठीक है कहीं तक, ठीक है। अब आओ आगे चलते हैं। ए लॉट बोरिंग पंप्स हैव बीन सेट अप इन द एडजेसेंट एरिया, आसपास के इलाकों में काफी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए। हाँ ये बहुत करेक्ट आंसर है भैया। देखो ना तो पहला ऑप्शन हमने देखा कुएं बंद कर दिए, हाँ कहीं कहीं किए कहीं कहीं नहीं किए, पर्टिकुलर क्षेत्र को हम नहीं बोल सकते। लोगों ने कुओं का उपयोग बंद कर दिया, ये कम कर दिया, कुओं का उपयोग कम यूज करना कम कर दिया। लेकिन इसके अपोजिट क्या है, जो बोरिंग पंप हैं उनका भी तो यूज ज़्यादा होने लगा है। जैसे घर में आप समरसेबल देखते हैं, पानी जब आती है तो पानी के नल आते हैं या समरसेबल के थ्रू अपन पानी निकालते हैं, तो कुआं तो बनवाते नहीं है आज के टाइम पे। तो मैंने एक कारण क्या है, इन दोनों से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं। अगला है कुओं के आसपास की जमीन को पेड़ पौधों की परत से ढकती है, ये कोई तो रीज़न है नहीं। तो कुएं कम होने के पीछे रीजन क्या है बच्चों, बोरिंग पंप और पास के क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि वो सुगम होते हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, लाइट का बटन दबाया और पानी आएगा। लेकिन कुएं से पानी खींचने में मेहनत लगती है और उसमें गिरने का भी डर रहता है। तो वो सारी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हो रही हैं, आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आंसर इन चीज़ों का कर पाएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए। जो अब 29 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 1880 के दौरान मलकानगिरी में कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। कोया जो जगह है, अभी बच्चों कोया जो जगह है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। अभी करंट में कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अभी कहाँ पे है बच्चों, ये उड़ीसा के अंदर है। अभी जगह कहाँ पे बच्चों, ये ओडिशा के अंदर है। अपन करंट के हिसाब से देखते हैं। अब ये पूछा गया भैया कि कोया विद्रोह किसने किया, पहले तो बात ही आ जाती है। दूसरा आता है कि नेतृत्व किसने किया, किसके खिलाफ किया, क्या पर्पस था। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। देखो कैसे, अब उसका मैं जब बात बताता हूँ आपको, तो 1880 में होता है बच्चों। कब होता है, 1880 में होता है। वर्तमान में क्या है बच्चों, ये उड़ीसा में है, मलकानगिरी जगह जो है, मलकानगिरी, ठीक है। अभी कहाँ पे बच्चों, उड़ीसा में, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है। अब दूसरी बात ये आती है, इसका लीडर कौन है, नेतृत्व किसने किया। तो इसका जो नेतृत्व है बच्चों वो किसने किया था, तो नेतृत्व किया था किसने, इसका तमडोरा ने किया था। किसने किया था बच्चों, तमडोरा ने किया था। अब दूसरी बात ये आती है, तमडोरा ने नेतृत्व तो कर लिया, अब इसमें पर्पस क्या था, तो आदिवासियों के द्वारा जमींदारों के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था। क्या किया गया था, जमींदारों के खिलाफ आदिवासियों के द्वारा जमींदारों के खिलाफ किया गया था। जमींदारों के खिलाफ किया गया था बच्चों, खिलाफ किया गया था। ये सिंपल सी बात यहां से आपको याद रखनी। अब बताओ कोई दिक्कत है कि इसमें, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन काम करते हैं, ठीक है। आ जाइए। मौद्रिक नीति सामान्य लक्ष्य को सुनिश्चित करना। जो मौद्रिक नीति जो होती है उनका हमारा सामान्य लक्ष्य उनका क्या होता है, ठीक है। जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है उनका सिंपल सा प्लान क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में प्राइस को स्थिर करना। क्या करना बच्चों, प्राइस को स्थिर करना। बात समझ में आई नहीं, ठीक है। ग्रेटर टैक्स कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स एकत्रित करना, यानी कर एकत्रित करना। ये टारगेट होता है क्या, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ये ऑप्शन अपन हटा भी देते हैं। मैं पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा इंप्रेसिव लगेगा आपको भी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द रूरल एरियाज, क्या रोजगार जनरेट करना कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सर्जन करना बच्चों, रोजगार सर्जन करना। ये भी नहीं है बच्चों। जो आंसर होगा हमारा, क्या आंसर हो जाएगा, प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो आंसर क्या है, केवल ओनली ए। अब ऑप्शन में देखते हैं, ओनली ए कहाँ पे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ओनली ए।
बात क्लियर हुई कि नहीं? सारी बातें क्लियर हैं? तो आप ऑप्शन को ढंग से पढ़िए और आंसर आपके सामने हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स में हमेशा बोलता हूँ एक बार थोड़ा सा ढंग से क्वेश्चन पढ़िए, आंसर के आप क्लोज बहुत ज़्यादा पहुँच जाओगे, पर थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा और देन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए 0.05800 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है? दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.05800 आर। बोला सर ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया। अरे नहीं रहा बच्चों, ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जो मैथमेटिकल टर्म में पढ़ के आते हैं। देखो कैसे इकोनॉमिकल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, 2, 5, 4 और 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। आंसर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे 4 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलते हैं। इनमें से कौन सी टिकाऊ वस्तुओं की विशेषता नहीं है जो आप घर में परचेज करके लाए? सपोज करो मैंने ये मार्कर खरीदा, XYZ आप मोबाइल खरीद के लाए, कुछ भी एक थिंग्स या कोई भी चीज़ घर में लेके आए, तो उसमें टिकाऊ है, इसमें टिकाऊ लेके आए और टिकाऊ की विशेषता कौन सी नहीं है ये बताना है। जैसे मुझे जल्दी से कोई खराब हो जाती है, तो जल्दी खराब होने वाली चीज़ों की क्या विशेषता होती है, तो आपको ये बताना है। आप ऐसे क्वेश्चन को देख सकते हो। दे आर कैपेबल रिपीटेटिव यूज, इन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है। ये एक बात बताइए, जो खराब चीज़ें होती हैं उन्हें बार बार यूज किया जा सकता है, वो यूज एंड थ्रू होती हैं, तो किया जा सकता है कि आप खुद कॉमन सेंस का यूज कर सकते हो, नहीं किया जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा कट गया। दे आर नॉट एक्सटिंग्विश्ड बाय द इमीडिएट कंजप्शन, ये तुरंत उपभोग में नष्ट होनी होती है। हाँ ये बात सही है भाई, ये तुरंत उपभोग में नष्ट होनी होती है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। ये बार बार खरीदी जा सकती हैं, बिल्कुल खरीदी जा सकती है। ये तुरंत उपभोग में नष्ट हो जाती है, यूज एंड थ्रू आ गया। यहाँ पे क्या हुआ? ये बार बार खरीदी जा सकती हैं। तीसरा है इनके जीवन का काल अपेक्षाकृत लंबा होता है। भैया अगर कोई वस्तु क्या है? टिकाऊ नहीं है। क्या बच्चों? टिकाऊ नहीं है, तो उसका जीवन लंबा होगा क्या? नहीं होगा। ये ऑप्शन। अब हम 2 ऑप्शन पे यहाँ पे अटक गए। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ रहे हो तो बहुत क्लोज जा रहे हो उन चीज़ों के। अब क्लोज जा रहे हो तो आंसर सही देखो। पहला अपने पास देखो क्या था, यहाँ पे 25% सही होने की संभावना थी, 25% होने की संभावना थी। अब यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन को हटा दिया ये, तो अब ये चांसेस कितने में बदल गया बच्चों? 50-50% में बदल गया। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पहले हमारे 25% संभावना थी कि क्वेश्चन सही होगा, अब कितना हो गया? 50%। बेटा क्वेश्चन को एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, ऑप्शन का एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं ना तो बहुत करीब जा रहे हैं चीज़ों की। ठीक है, अब आते हैं इन दोनों में। ये तुरंत उपभोग में नष्ट नहीं होनी चाहिए, और नष्ट मैंने शायद पहले ये पढ़ा था नष्ट होती हैं, तो ये नष्ट नहीं होती हैं, तो ये तो भाई पूरा ही चीज़ बदल गई। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? कट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले मैंने शायद नहीं पढ़ा था, अभी इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये बार बार खरीदी जाएंगी। जो बच्चों जल्दी चीज़ खराब भी हो रही तो जल्दी जल्दी खरीदी भी जाएगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। पहले नहीं पे ध्यान नहीं दिया, तो ये देखो सी। तो ऑटोमेटिक ये ए बी सी, तो ए बी और डी तो ऑटोमेटिक आंसर क्या? आंसर से रेस की बाहर से हो जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है बच्चों? सी आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। किस कोशिका विज्ञानी में 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका की व्याख्या की थी? ये आपको बताना है बच्चों। आ जाइए आगे चलते हैं। इसका आंसर अपन को पूछ रहा है, क्या है इसका आंसर? विच cytologist demonstrated the role of the endoplasmic reticulum in protein processing and sorting in the variety of cells in the 1960। इसे इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। क्या है कि भैया सीधी सीधी सेल का मतलब समझ गए कि बच्चों क्या होता है? कोशिका होता है। सर सेल में प्रोटीन होता है या नहीं होता, इसके बारे में किसने बताया? सीधी सीधी सी ये लाइन बोलना चाह रहा है, सेल में प्रोटीन है या नहीं। अब आप किसने खोज की ये पूछ रहा है, मतलब सेल में प्रोटीन होता है कि नहीं होता, ये किसने खोज की ये पूछ रहा है यहाँ पे। राल्फ एम स्टेनमैन, जॉर्ज पैलाडे, नेटी स्टिविक्स और सिरिल डारिंगटन। इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा जॉर्ज ई पैलाडे। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? जॉर्ज ई पैलाडे इसका आंसर हो जाएगा। ये बात अपन को यहाँ से ध्यान रखनी है। 1960 में इन्होंने ये खोज की थी बच्चों। कब खोज की थी बच्चों? ये 1960 में खोज की थी। इन्होंने खोज कब की थी? ये 1960 में खोज की थी, और इनको इसी चीज़ के लिए नोबेल भी पुरस्कार से मिला था 1974 में। क्या मिला था बच्चे? नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल अवार्ड भी इनको ये मिला था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और नोबेल अवार्ड की जो प्रारंभ होता है वो कब होता है बच्चों? 1909 में। किसके नाम पर होता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे होता है बच्चों। ठीक है, इसके नाम पर होता है बच्चों। 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये सारी चीज़ें हो जाए। 1974 नोबेल पर अवार्ड मिलता है। 1960 में खोज करते हैं, क्या खोज करते हैं कि सेल में क्या है? प्रोटीन है। ये चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे। 1960 देखो यहाँ मैंने ध्यान भी नहीं दिया, ये देखो ये डेट आपकी मैच भी हो गई यहाँ पे। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। चले अब आगे आओ।
मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या है? देखो भोग शब्द का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपने देखो इंग्लिश में भोगा लिखा होगा, ठीक है, आओ भोगा यानी भोग, भोग का मतलब होता है खाने से। भोग का मतलब क्या होता है? जो खाने से, जो देखो इसका यहाँ पे भोग ऐसे बोलते हैं हमारे घरों में कि भाई भोग लगाना है, यानी भगवान को भोग लगाना है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो टर्मिनोलॉजी वो डिफरेंट है। ये है किसी भी राजा को रुपए देना या कर देना, राजस्व में, रेवेन्यू में कोई क्या देना, कर देना, इसका मतलब होता है। अब देखो ऐसे कोई चीज दे रखी है कि यहाँ पे मध्यकाल में भाग रेवेन्यू, राजस्व कार्य, मंदिरों के दान, एक त्योहार या धार्मिक समारोह। अब ये चीज अपन को यहाँ से बच्चों बतानी, आपसे ये पूछा गया है क्लियरली, ठीक है। राजा के द्वारा, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? राजा के द्वारा, ये आंसर हो जाएगा राजस्व कार्य। राजा के द्वारा अपने एम्प्लॉइयों को, राजाओं के द्वारा अपने एम्प्लॉय बोले तो कर्मचारियों को, ठीक है, धन देना या पैसा देना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेवेन्यू असाइनमेंट बोलते हैं। ना तो ये बी आंसर है, ना सी है, ना डी है। आंसर क्या हो जाएगा? रेवेन्यू असाइनमेंट, यानी कि राजस्व कार्य। राजस्व कार्य जब किए जाते थे तो राजा के द्वारा कुछ मनी दिया जाता था, एक्स्ट्रा बोनस आप उसे बोल सकते हो, तो उसकी को क्या बोलते हैं? भोग शब्द बोला जाता है, ठीक है। आइए, निम्नलिखित मदों में कौन सा सरकारी बजट के गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बजट। अगर आप क्वेश्चन अगेन इकोनॉमिक्स का ढंग से पढ़ रहे हो तो आंसर आपके सामने है, बस आपको ढंग से इसको सोचकर आंसर देना। देखो कैसे इसने पूछा है, निम्नलिखित मद, ये चार जो चीजें दे रखी है, जो आइटम्स दिए हैं इन्होंने, कौन सा सरकारी बजट के गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है। अब नहीं पूछा गया है, अगर पूछता है कि पहले दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो है और एक नहीं है। अब नहीं पूछा है मतलब तीन तो होंगे। अब देखो, सैलरी एंड पेंशंस, सब्सिडी, डिफेंस सर्विसेज, ये तीनों के तीनों पार्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? तीनों के तीनों पार्ट होते हैं, नहीं होते? होते हैं बच्चों। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बात समझ में आएगी नहीं है? ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में आएंगी, लेकिन अब यहीं से चीज़ बदल जाती हैं। अब क्या होता है बच्चों? यहीं से चीज़ें बदल जाती हैं। सैलरी एंड पेंशंस, सब्सिडी, ये सारे के सारे पार्ट होते हैं। अब नहीं होने का पार्ट क्या है बच्चों? डी, सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता। ये बिल्कुल भी सरकारी बजट के गैर योजनागत राजस्व में हिस्सा नहीं होती है, बाकी तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सैलरी पेंशन शामिल है, सब्सिडी शामिल है, डिफेंस एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, राष्ट्रीय आय अधिनियम 2013 में वर्णित उत्तरदायित्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार का है? आपको क्या बताना है कि राष्ट्रीय आय अधिनियम 2013 में वर्णित उत्तरदायित्व के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायित्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार का नहीं, वो सरकार का है, ठीक है। अब इन ऑप्शन को फिर से अगेन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं अपना आंसर क्या था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अप टू डिजाइनेटेड डिपोट्स इन ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निर्देशित डिपो तक खाद्यान्नों का परिवहन, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का आवश्यक खाद्यान्नों का आवंटन, निर्दिष्ट FCI गोदामों का खाद्यान्नों का वितरण या पात्र परिवारों की पहचान। अगेन सेम चीज़ रिवाइज हो रही है। अगर आपने थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ी होंगी तो आंसर देने में क्या हो जाएगी बच्चों? आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, आओ चलते हैं। अब देखते हैं एलोकेशन फॉर रिक्वायर्ड फूड ग्रेन्स टू स्टेट्स। आपको मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि अगर आप ढंग से इसको पढ़ के आंसर दे सकते हो तो दे सकते हो। अगर देखो क्वेश्चन पता क्या होता है, कभी कभी मैं हमेशा बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रुकता हूँ इकोनॉमिक्स वाले पे, और ये कुछ ऐसा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है जो आप रुक कर, मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आप पेपर में पूरे दिमाग के साथ पेपर को पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन उसमें ढंग से पढ़ रहे हैं तो आंसर आसानी से कर पाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ। देखो कैसे यहाँ पूछा गया, राष्ट्रीय अधिनियम 2013 में वर्णित उत्तरदायित्व के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायित्व राज्य और केंद्र सरकार का है? अब उनका दायित्व बताना है। तो आप नॉर्मली जब देखेंगे तो क्या आएगा? प्रत्येक राज्य केंद्र शासित निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्नों का परिवहन, ठीक है। राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्यान्नों को क्या करना?
आवंटन करना। तो सबसे ज़्यादा इनमें सबसे ज़्यादा सही आंसर क्या होगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्यान्नों का, मतलब खाने का सीधा सीधा क्या करना है, आवंटन करना है, खाना या खाद्यान्न पदार्थों का आवंटन करना, ये सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। बाकी आप देखेंगे तो बाकी इसके ऑप्शन के सामने थोड़ा सा ये रहेगा, भाई रुक जाओ, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर क्या होगा, एलोकेशन ऑफ रिक्वायर्ड फूड ग्रेन्स टू स्टेट्स, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक, आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु विपिन सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु विपिन सिंह, ठीक है, गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के एक आप गुरु कहे जाते हैं और शुरुआत का लक्ष्य भी इनको दिया जाता है। शुरुआत का मतलब शुरुआत जो करने का टारगेट बोल सकते हो या उद्देश्य बोल सकते हो, उनको प्रवर्तक एक्सपोनेंट बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा गुरु विपिन सिंह को दिया जाता है। गुरु विपिन सिंह के अलावा दिया जाता है झावेरी सिस्टर्स को। गुरु विपिन सिंह के अलावा किसको दिया जाता है बच्चों, गुरु विपिन सिंह के अलावा झावेरी सिस्टर्स को दिया जाता है। झावेरी सिस्टर बहुत फेमस है मणिपुर में बच्चों, झावेरी सिस्टर्स। झावेरी सिस्टर 4 हैं और मैंने कई बार आपको चारों के नाम लिखवाए हैं, तो चारों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं कि झावेरी सिस्टर के चार कौन कौन सी और उनके नाम क्या है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है गुरु विपिन सिंह को कौन सा अवार्ड मिला है। तो गुरु विपिन सिंह को अवार्ड जो मिल चुका है बच्चों, सरस्वती सम्मान नहीं मिला है, कलामंडलम पुरस्कार भी नहीं, संगीत नाटक अकादमी मिल चुका है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर है वो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार नहीं है। ठीक है, अब बात आती है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार क्लासिकल डांस कितने बच्चों, 8 हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार कितने, क्लासिकल एक बार इसको देखिए, अब मैं जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार, सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार कितने बच्चों, वो है 9। हमेशा आंसर 8 ही करना है, लेकिन स्पेशल तौर पे आपको बोला जाए कि भैया सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार बताओ, तब क्या बताना है आपको, 9 बताना है। तब क्या बताना है बच्चों, 9 आंसर आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट, आ जाइए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इनटू इफेक्ट अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। अब ये तो भैया डाटा याद ही रखना पड़ेगा बच्चों, ये आपको डाटा याद ही रखना पड़ेगा, देन आंसर आप कर पाओगे कि भारत सरकार ने FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये जो लागू हुआ था बच्चों 2004 और 5 में लागू हुआ था। ये बात यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2004 और 5 में बच्चों हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाइए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता के अधिकार से इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो बताता है। यहाँ पर आपको आर्टिकल याद होनी चाहिए। आर्टिकल 17 क्या कहता है, 18 क्या कहता है, 19 क्या आता है, 16 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर जो 17 है कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में रिपीटेड जो होते हैं, रिपीटेड आर्टिकल सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में कौन कौन से रिपीटेड है। 41A बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एक अमेंडमेंट्स भी लिख देता हूँ। अमेंडमेंट्स मैंने लास्ट क्वेश्चन वो लास्ट पेपर जब सॉल्यूशन कराया था तो अमेंडमेंट बताया था वहाँ 42 के बारे में। अमेंडमेंट सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो 42 अमेंडमेंट पूछा जाता है। अब कब हुआ क्या हुआ था वो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरी चीज़ रिपीटेड कौन सा 41 है, 17 है, 16 है, 19, ये तो सारे पूछ लिए जाते हैं। और 1 से लेकर 4 तक भी पूछ लिए जाते हैं। 1 से लेकर 4 तक भी आर्टिकल आपसे रिपीटेड आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 51A भी है, एक 72A है, 86 सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये अब मत रखो आप, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही छोड़ो इनको, तो आप ये थोड़ा जल्दी लिख दिया मैंने। आप ये सारी चीज़ याद रखो, 16, 17, 19 याद रखो, 41 याद रखो। ठीक है, ये लगभग और इनमें सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है आर्टिकल नंबर 17 पूछा गया। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 19 हो जाएगा बच्चों। सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन कौन सा है, 17 है, 41 ये आता ही आता है। और आपको ये बात ध्यान रखनी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर से सही अवरोही क्रम को दर्शाते हैं। कई लोग जब पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बोलेंगे गलत क्वेश्चन डिजाइन किया गया। नहीं, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन गलत डिजाइन नहीं किया गया, एक्चुअल में सही है, लेकिन वो समझने का अंतर है। देखो कैसे, इसमें ये पूछ रहा है कि भैया 2011 में जब जनगणना हुई थी 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उसमें सबसे अधिक जो लिटरेसी थी, साक्षरता थी, वो किस राज्य में थी, दूसरे में किस में थी और तीसरे में किस में थी। अब यहाँ से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि जनगणना को क्या कहा जाता है। सर डेमोग्राफी कहा जाता है।
ठीक है, अब मैं ये पूछता हूँ जनगणना कौन सा डिपार्टमेंट कराता है, कौन सा विभाग कराता है? भारत में जनगणना का कौन सा विभाग करवाता है? जनगणना कौन सा विभाग कराता है? कौन सा विभाग? बेटा यहीं से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ। ये अगर टेस्ट पेपर आप ढंग से एनालिसिस करके देख रहे हो ना पूरा वीडियो, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ नेक्स्ट एग्जाम में एसटी में एग्जाम से यहीं से क्वेश्चन आएंगे। मैं दावे के साथ ये चीज़ें बोल रहा हूँ। जनगणना कौन सा विभाग करवाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब ये बात बताओ कि रजिस्ट्रार कौन थे, जनसंख्या रजिस्ट्रार कौन थे? पहली बार जनगणना कहाँ होती है? विश्व वर्ल्ड के लेवल पे बता रहा हूँ, पहली बार वर्ल्ड में जनगणना कहाँ होती है? ठीक है, एक पूछ रहा हूँ रजिस्ट्रार कौन थे 2011 में? सेक्रेटरी रजिस्ट्रार जनसंख्या कौन थे 2011 में? पहले तो क्या ही बताओगे, 2011 की बता देना कि 2011 में जनगणना हुई थी। जनगणना कौन सा विभाग करवाता है? पहली वर्ल्ड में जनगणना कब हुई थी? तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी है बच्चों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब 2011 की जनगणना के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे लिटरेसी रेशो बताना है कि सबसे अधिक कहाँ पे था, लिटरेसी सबसे ज़्यादा रेशो में कहाँ थी। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता कि सबसे अधिक पढ़े लिखों की संख्या, नंबर्स पूछा जाता, तब आंसर अलग होता, या परसेंटेज पूछा गया है तो साक्षरता दर पूछी गई है बच्चों। क्या पूछी गई है? साक्षरता दर। अगर यहीं पर पूछा जाता है साक्षरता की संख्या कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं, तो लोगों की बात आती है तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यूपी में रहते हैं। परसेंटेज की बात नहीं किया मैं, संख्या की बात कर रहा हूँ। अभी आओ तो अभी बात करते हैं परसेंटेज। लिटरेसी केरल आता है, गोवा नहीं, महाराष्ट्र है, इनका कॉम्बिनेशन। केरल तो सही है लेकिन बाकी का ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम, हाँ ये सही है, ये पर लक्षद्वीप बीच में आया। आगे ऑप्शन देखते हैं, केरल, पांडिचेरी, यहीं खत्म कहानी इसकी, ये भी खत्म है भाई। केरल, उत्तराखंड, ये भी चलो ये भी सही नहीं है। अब हमारा सही आंसर कौन सा बी, उसके पीछे रीजन क्या है कि केरला में सर्वाधिक है, फिर मिजोरम में है, लेकिन बीच में लक्षद्वीप दिया है। बोला सर ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा गया है। यही बात स्टार्टिंग में मैंने बोली थी, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत मत कर देना कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर वो बताना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या हो, सर्वाधिक लिटरेसी किस में है? केरल में, फिर लक्षद्वीप में आती है, फिर मिजोरम में आती है। ये इस कॉम्बिनेशन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या कर देंगे हम? बी कर देंगे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए। पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? आपको पता रहना चाहिए पुष्कर मेला कहाँ लगता है, किस राज्य में लगता है। पुष्कर मेला इज ए पॉपुलर कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? अरे भाई बोला सर ये तो राजस्थान वाले तो ऐसे खुश हो गए, पर ये तो अपन को आता है। लेकिन आउट ऑफ राजस्थान के जो बच्चे हैं वो बोले सर वो पता नहीं है, सिक्किम, असम, बिहार, कहीं के भी हो सकते हैं। आउट ऑफ राजस्थान के ऑल ओवर इंडिया कि कहीं से भी बच्चे हो सकते हैं। और आउट ऑफ राजस्थान के जो बच्चे वो सोच रहे सर वो थोड़ा सा हमें सस्पेंस है। देखो बच्चों मैं बताता हूँ, पुष्कर मेला लगता है पुष्कर के अजमेर में। कहाँ पे लगता है? पुष्कर के अजमेर में लगता है। और अजमेर कहाँ पे है बच्चों? राजस्थान में है। कहाँ पे है बच्चों? पुष्कर में है, लगता है पुष्कर अजमेर में, और अजमेर कहाँ पे? राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो राजस्थान में लगता है, ठीक है। आपको और ध्यान रखना है तीज, ठीक है, हाथी महोत्सव, मरु फेस्टिवल, डीजर्ट जिसको बोलते हैं, एलिफेंट याद रखना है इसको, ठीक है, मरु महोत्सव, और गणगौर भी याद रख लो, ठीक है ना। गणगौर भी आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। ये सारे लगभग फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहे हैं भैया? राजस्थान में सेलिब्रेट हो रहे हैं। अब एक और चीज़ याद रखनी है, मैं हमेशा क्लास में एक चीज़ बताता हूँ कि बच्चों एक से अधिक एक्सपोनेंट अलग से, एक से अधिक डांसर्स भी हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है तो एक से अधिक डांस कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया कि एक फेस्टिवल एक से अधिक राज्यों में भी हो सकता है, एक लैंग्वेज अलग एक से अधिक राज्यों में बोली जा सकती है, ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग। फोक डांस जो होते हैं एक से अधिक स्टेट में भी हो सकते हैं, ये यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि मैं राजस्थान बताया तो बस राजस्थान ही में ही होगा, ठीक है। हाँ पुष्कर तो राजस्थान में है, लेकिन मैं बोलूँ तीज अलग में सेलिब्रेट नहीं की जाती है। मैं बोलूँ गणगौर अलग में सेलिब्रेट स्टेट में की जाती है, नहीं की जाती है। तो अपन को ये चीज़ याद रखनी है, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक अवशोषित कण के मार्ग की वक्रता को त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? एनर्जी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, मोमेंटम पार्टिकल, या स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यानी अरे ये थोड़ा उल्टा लिखते हैं, इसको सही कर लो। यहाँ पे कण का संवेग कर लेना बच्चों, यहाँ पे कण का संवेग। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी? ठीक है, आगे देखो, मोमेंट ऑफ पार्टिकल आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, आ जाइए।
जनता को राज्यों के दमनकारी कारणों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। तो मैंने अभी कुछ आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए थे बच्चों। अभी क्या बताए थे? अभी जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको मैंने बताए थे। अब उनमें से आर्टिकल आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। मैंने जस्ट अभी प्रीवियस स्लाइड पे ही बताए थे आर्टिकल कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जनता को राज्य के दमनकारी कारणों से बचाने के लिए कौन से आर्टिकल में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो इसका आर्टिकल नंबर हो जाएगा 12। आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन का ध्यान रखना, वो सेम क्वेश्चन है तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा एलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। जाकिर हुसैन संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले जो पेपर सोल्यूशन करवाया था तब मैंने बताया था। सितार, वो शायद पहला ही क्वेश्चन था, सितार के बारे में, बांसुरी के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पे भी उनमें से एक नाम है बच्चों, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला से। और मैंने शायद ये भी बताया था, मुझे जितना याद है, कि सबसे कम उम्र में इनको अवार्ड मिला था। सबसे कम उम्र में इनको अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो संतूर, शिव कुमार याद करो, सितार के लिए विलायत खां याद रखो, पियानो के लिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है ना, संतूर के लिए शिव कुमार मैंने लास्ट में बताया था, वही चीज़ें पूछ रहा है, नया कुछ नहीं पूछा। शिव कुमार शर्मा। सितार के लिए विलायत खान, इनायत खान, निखिल बनर्जी, विलायत खान, इनायत खान, ये फेमस बंदे भैया। ठीक है, और तबला के लिए आपने नाम अभी देख लिया है, जाकिर हुसैन। और पियानो को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। पियानो को क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। मुथूट माइक्रोफिन ने जून 2024 में महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस बैंक के साथ रणनीतिक सह ऋण साझेदारी में प्रवेश किया है? किस बैंक के साथ ऐसे बोल सकते हो कि समझौता किया है बच्चों? बताइए किसकी बैंक के साथ समझौता किया है? ठीक है, आओ, किसके साथ किया है बच्चों? SBI के साथ, एक्सिस के साथ, यस बैंक के साथ या HDFC? तो इसका आंसर हो जाएगा SBI बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तो आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछ ले जाते हैं कि सर SBI का मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बच्चों मुंबई में। मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है बच्चों? चेयरमैन, इनके चेयरमैन कौन है? तो इसका चेयरमैन जो है बच्चों राजीव कुमार खन्ना। खन्ना साहब याद रखो आप, तो याद है, ये नाम ज़्यादा पूरा याद नहीं होता है मुझे पता है, तो आप खन्ना साहब याद रख सकते हो। यहाँ से ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना। ठीक, राजीव नहीं है, दिनेश है, सॉरी दिनेश है, यहाँ से करेक्ट कर लेना, दिनेश कुमार खन्ना। तुम्हें खन्ना ज़्यादा याद रहता है कि कभी कभी माइंड से निकल जाएगा, लेकिन खन्ना साहब याद रखोगे, दिनेश कुमार खन्ना। दिनेश कुमार खन्ना आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आ जाओ, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? बताइए किस सिटी में ये की गई थी? तो भैया बता दो फटाफट से, इंडिया, ओमान, बांग्लादेश या सिंगापुर? तो कहाँ पे की गई थी? सिंगापुर। और सिंगापुर की कैपिटल आपको बतानी, मतलब सर मैं ही बता देता हूँ, सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल हो गई। और इन सभी की कैपिटल मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इंडिया की कौन सी कैपिटल है, ओमान की कौन सी कैपिटल और बांग्लादेश की। तो आपको इन सब की कैपिटल एग्जाम में पूछी जाती है। कैपिटल आपको कहाँ बतानी है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास के विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया बच्चों? ये आपको यहाँ से बताना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, गौरव बनर्जी है, जेठा अहीर है, या इंद्रमणि पांडे जी हैं, या राजप्रिय सिंह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजप्रिय सिंह। क्या आंसर हो जाएगा? राजप्रिय सिंह इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। किस IIT ने ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान UAV US ड्रोन एक्सेलेरेशन एंड नेटवर्किंग कार्यक्रम लॉन्च किया है बच्चों? तो किस IIT ने किया, ये आपसे पूछा गया। IIT के बारे में जानते हो तो ये जो प्लान लॉन्च किया है वो IIT कानपुर ने किया है बच्चों। किसने किया है? IIT कानपुर ने ये प्लान लॉन्च किया है बच्चों। ये बात यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, IIT कानपुर ने ये लॉन्च किया है। आओ नेक्स्ट। तो हेयर ब्राउन ने नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? लेंडर पेश ने जीता है, रोहन बोपन्ना ने जीता है, सानिया मिर्जा ने जीता है, सुमित नागपाल ने जीता है। खेलों का नाम आया तो अभी खेलों का महाकुंभ ओलंपिक चल रहा है बच्चों। ओलंपिक की भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी बच्चों। ओलंपिक की जानकारी कंप्लीट आपको मिल जाएगी।
जैसे ओलंपिक समाप्त होते हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके आपको दे दी जाएगी, जिससे एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। लेटेस्ट सीजीएल का आने वाला है सितंबर अक्टूबर में, बहुत सारे क्वेश्चन उसे करंट से ओलंपिक से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द ही मिल जाएगी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी, ऑफलाइन क्लासेज में भी, हर जगह आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लिएंडर पेस हैं, रोहन बोपन्ना है, सानिया मिर्जा है, सुमित नागपाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों डी, सुमित नागपाल। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। टेनिस के प्लेयर लिएंडर पेस भी है, रोहन बोपन्ना भी है और सानिया मिर्जा भी है। यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, रोहन बोपन्ना किससे संबंधित है और लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को 6.4 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ये आपको विकास अनुमान यानी जीडीपी या आप देश का विकास जो करेगा 6.4 से बढ़ाकर, यानी 6.4 का मतलब क्या है बच्चों, ये 6.4% से बढ़ाकर कितना कर दिया। तो अभी जो कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने वो कितना किया बच्चों, 6.6 कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछता हूँ यहाँ से, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और चेयरपर्सन कौन है। चेयरपर्सन बच्चों कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये दोनों चीज़ें। तो ये जो 25 जो क्वेश्चन किए हैं, लास्ट 50 नंबर का क्वेश्चन किया, अब इनसे अपन को क्वेश्चन एनालिसिस करना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आने वाले जो एग्जाम होंगे यहीं से कहीं ना कहीं से और इर्द गिर्द से क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, लगातार देखना है। और ओलंपिक की मैं बता ही चुका हूँ सारी चीज़, आपको कैसे याद करना है, क्या करेंगे अपन लोग उनके लिए। और आने वाला जो सीजीएल एग्जाम है उसमें अच्छे से तैयारी कीजिए और पेपर को एनालिसिस करे बिना तो बच्चों कुछ रिजल्ट अपन को पॉसिबल ही नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, जो लोग ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।